आप लोगों के हर सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं, लेकिन सवाल जवाब का सत्र में सवाल खड़ा करना होगा ना, पहले तो सुनना होगा। जब आप हमारी सुनोगे ही नहीं तो हम आपकी क्यों सुनेंगे? आप हमारी सुन ही नहीं रहे तो कोई बीच में बोलेगा तो हम उनकी क्यों सुनेंगे? मुद्दा यह है कि आपके एक ही लाइन में जवाब, प्रेम कुमार गेड़ाम आपके सवालों के जवाब देने के लिए आया है। हर सवाल का जवाब देकर ही जाऊंगा, लेकिन सवाल जवाब के सत्र बीच में किसी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। देश भर में अभी घूमते आ रहा हूं, सवालों के जवाब देते आ रहा हूं। मुझे मालूम है आसमान फाड़कर या जमीन फाड़कर कोई नया सवाल आप लोग पूछने वाले तो हो नहीं। साथियों, वन वे इंफॉर्मेशन वन वे जजमेंट, टू वे इंफॉर्मेशन राइट जजमेंट। जब हम लोग कोई एक तरफा बाजू जब हम लोग सुनते हैं और वो सुनकर या कोई बात पढ़कर अगर हम लोग मान लीजिए उसका जजमेंट बना लेते हैं कि ये सही है या गलत है, तो मैं ऐसे इंसान को मूर्ख मानता हूं जो एक तरफी बाजू सुनकर या पढ़कर सोशल मीडिया में जो अपना ओपिनियन जारी करता है या जो अपना ओपिनियन बनाता है, मैं उसको दुनिया का गधा मूर्ख मानता हूं। क्यों? उसका कारण है क्यों? क्योंकि कोर्ट में जब जज जजमेंट देता है तो दो वकीलों की बात सुनता है या नहीं, और उसके बाद में जजमेंट देता है। अगर हम लोग समाज का नेतृत्व करना चाहते, समाज में काम करना चाहते, समाज का विकास एवं कल्याण नहीं, विकास कल्याण में आजादी नहीं है, लेकिन आजादी में आपका विकास एवं कल्याण है। आप समाज को आजाद कराना चाहते हो, समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, और बगैर वेरीफाई करके किसी भी बात को मान लेते हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि फिर मार्कशीट में 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया और किसी भी बात को वेरीफाई किए बगैर आप लोगों ने उस बात को माना, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो भी वेरीफाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बातें बताऊंगा वो सारी की सारी बातें मानो और काम करो, बिल्कुल नहीं। कॉलर पकड़कर किसी को लाने वाला कार्यक्रम नहीं है। और ये सिद्धांत जो वेरीफाई का जो सिद्धांत है, ये वेरीफाई का सिद्धांत सिर्फ संगठन के लिए लागू नहीं है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए लागू है, आपके परिवार के लिए लागू है। संगठन की बात है तो आप कंफ्यूज हो, और परिवार की बात रही तो तलाक ले लोगे, परिवार की बात रही तो तलाक लोगे आप लोग। समाज का कैरेक्टर जानते हो, भाई भाई में झगड़ा लगाता है, मियाँ बीवी में झगड़ा लगाता है, बगैर बात की छानबीन किए अगर आप अपने ब्रेन में मान लोगे कि ऐसा ही हुआ है। मेहसान साहब ने कांग्रेस के साथ समझौता किया। इंसान को जोड़ने के लिए सालों साल लगते हैं, तोड़ने के लिए समय लगता है। क्या समझ में आई इसे? मेहसान साहब ने कांग्रेस के साथ समझौता किया। हाँ, क्या है, क्या सबूत है? समझौता और गठबंधन भी समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं तो उनका क्या हेतु है? अब ये सवाल जो पूछा, ये सवाल जो प्रचार किया जा रहा है कि मेहसान साहब ने कांग्रेस के साथ में समझौता किया। अगर मैं सवाल पूछूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मनवाद ब्राह्मणवाद के विरोध में शिवाजी महाराज आंदोलन चला रहे थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बनने के लिए ब्राह्मण के बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक क्यों किया? शिवाजी महाराज ने समझौता किया था ब्राह्मणों से राजा बनने के लिए। अगर मैं सवाल पूछूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस को जलता हुआ घर कहते थे, उसी में जाकर मंत्री पद क्यों लिया? तो बाबा साहब ने समझौता किया था कांग्रेस से। जो काशीराम साहब कांग्रेस को सापनाथ और बीजेपी को नागनाथ कहते थे, उसी से गठबंधन क्यों किया? क्या कारण है काशीराम साहब को गठबंधन करने की? क्या जरूरत है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कांग्रेस के विरोध में आंदोलन चलाया तो मंत्री पद क्यों लिया? शिवाजी महाराज ने ब्राह्मण के विरोध में आंदोलन चलाया और उसी ब्राह्मण के पैर के अंगूठे से राज तिलक क्यों किया? चलो मैं बाकी की बातें छोड़ देता हूं।
बांग्ला में बोलो, हिंदी में समझूंगा। हाँ, कौन है बताएगा? इन तीन इसके जवाब आप बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ, उनको बोलिए, इनका सवाल है। छत्रपति, इधर से इधर इधर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मण के विरोध में आंदोलन चलाया और ब्राह्मण के बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक क्यों किया? आधा घंटा नहीं बोलना है, जो सवाल पूछा गया इसका जवाब दें। हाँ, পরিষ্কার কথাটা হচ্ছে যে সমস্ত সমঝোতা আমাদের দেশের প্রধান শত্রুকে বড় ছোট আছে, মেজ সেজ আছে, তাদের প্রধান শত্রুকে হারাবার জন্য সেকেন্ড শত্রুর সাথে আমার কোয়ালিশন করতে হয়। যেরকম বাঘ এবং শিয়ালের যদি তুলনা করি, বাঘ আমাদের কি সমস্ত শেষ করে দেবে, শিয়াল আমার কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার হাঁস মুরগি খাবে, তাহলে সঙ্গীটা কার সাথে করবো? আমি শিয়ালের সাথে যুক্ত করবো। কাকে মারার জন্যে? সেটা হচ্ছে বাঘকে মারার জন্য। সেটা একমত, সেটা একমত। রাজনৈতিক কৌশল এগুলো, এগুলো কৌশল, এগুলো আমাদেরকে বোঝাতে হবে না, এগুলো আমরা জানি। আমরা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক খাচ্ছি। नहीं नहीं, ये बताइए, इतना ही आपको समझ लिया, इसका मतलब ये नहीं। बैठिए, हो गया आपका? क्या बताया इन्होंने मुझे हिंदी में बताइए। ये लीजिए, इन्होंने बताया, इन्होंने जो उदाहरण दिया, इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? मैंने सवाल पूछा, मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही। शिवाजी महाराज को लेकर क्या बताया वो बताइए। कांग्रेस उसके लिए अभी कुछ नहीं बताया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने सवाल पूछा, शिवाजी महाराज का आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध में था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मण के बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक क्यों किया? इसका जवाब चाहता था। कांग्रेस बीजेपी ठीक है, कांग्रेस बीजेपी ठीक है शिवाजी महाराज के कार्यकाल में। अभी आपका समय खत्म हो गया। मैं समय किसी को एक ही बार देता हूँ। सवाल ही समझ में नहीं आया, जवाब क्या आएगा? शांत रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक बात खत्म नहीं होती तब तक किसी को बोलना नहीं है। शांत रहिए, जब तक बात मेरी खत्म नहीं होती किसी को बोलना नहीं, फिर आपके सवालों के जवाब। अब मैं बताता हूँ साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, बामसेफ 1978 में निर्माण हुआ। मानवर काशीराम साहब, दीना भाना जी, पीके खापर्डे साहब, और 1978 से लेकर बामसेफ में बहुत सारे चढ़ उतार आए। यहां पर आए हुए बहुत सारे लोग, कोई 1 साल से संगठन से जुड़ा होगा, 2 साल से होगा, 5 साल से होगा, 10 साल से होगा, कोई ज्यादा सीनियर होगा तो 15 साल, 20 साल, मुझे नहीं लगता 45 साल का अनुभवी बंगाल का बामसेफ का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। सही बोल रहा हूँ काशीनाथ जी? आप सीनियर है, सुखरंजन जी सर है, आप भी सीनियर है, आप लोग भी बंगाल के साथियों। बामसेफ 1978 में बना, तब से लेकर बामसेफ में अभी तक बहुत सारे चढ़ उतार आए। आप अभी देख रहे हैं ना, इसलिए आप बौखला गए हो। बामसेफ में बहुत सारे चढ़ उतार आए। 1984 में काशीराम साहब चले गए, 99% लोग काशीराम साहब के साथ में गए, 1% लोग खापर्डे साहब के साथ में गए। फिर 1991 में तेजिंदर सिंह झल्ली ने बामसेफ तोड़ी। 51 सीसी मेंबर थे, 48 तेजिंदर सिंह झल्ली के साथ में थे, सिर्फ 2 लोग खापर्डे साहब के साथ में थे, एक पीडी बोरकर और दूसरे वामन मेश्राम साहब, और 48 तेजिंदर सिंह झल्ली के साथ में। ये जो बामसेफ आज आपको दिखाई दे रही है, ये रजिस्ट्रेशन भी तेजिंदर सिंह झल्ली की अध्यक्षता में हुई। कुछ कर पाए तेजिंदर सिंह झल्ली ने। फिर 1996 से मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं सर्जन नहीं हूं, तो ऑपरेशन कैसे करूंगा? वो डॉक्टर एक है BAMS, MBBS, BHMS, डॉक्टर तो है ना, सर्जन नहीं है, ऑपरेशन कैसे करेगा? ऑपरेशन करने का अधिकार किसके पास है? सर्जन के पास होता है ना। तो 1996 में गंगावनी के द्वारा तोड़फोड़ हुई और 85% लोग गंगावनी के साथ में चले गए।
बहुत सारे चढ़ उतार आए मानसिक में, ये अभी नहीं चल रहा है। फिर 2000 में खापेटे साहब की मृत्यु हुई तो कार्यकर्ताओं को लगा अब मेश्राम साहब के सर की छत चली गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। हुआ, मेश्राम साहब ने ये कर दिखाया। फिर 2003 में बहुत बड़ा तोड़फोड़ हुआ, बहुत बड़ी, 2003 में, और वामसेप के इतिहास की सबसे बड़ी तोड़फोड़ बीडी बोरकर के माध्यम से, जिसकी चर्चा आज भी चलती है। 50% लोग 2003 में बीडी बोरकर के साथ में चले गए और 50% लोग जो है वो मेश्राम साहब के साथ में रहे। फिर 2006 में तोड़फोड़ हुई और ये तोड़फोड़ करने का काम डीडी कल्याणी और बहल ने किया। सिर्फ 1% लोग उनके साथ में गए, 99% मेश्राम साहब के साथ में रहे। फिर 2009 में तोड़फोड़ शुरू हुई संगठन में, और वो ताराराम मीणा के द्वारा शुरू हुई। ताराराम मीणा का कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, 0.5% भी लोग उसके साथ नहीं गए, सारा का सारा संगठन साहब के साथ मेरा। फिर 2012 में सिद्धार्थ कर्नल बर्वे और महाराष्ट्र बॉम्बे का बीआरसी यूनिट, जो अकेला वामसेप को 1 करोड़ रुपया राष्ट्रीय अधिवेशन में अकेला यूनिट देता था बीआरसी का, वो चला गया। कोई 1 करोड़ दे रहा है, इसलिए उसकी बात को मानना नहीं है। बहुत खास बात बता रहा हूं, लोगों को संभालने के लिए हम सिद्धांतों की बलि नहीं दे सकते। आपको क्या लग रहा है, ये लेटरबाजी जो आप पढ़ रहे हो, ये जा रहा है वो जा रहा है, लोगों को संभालने के लिए सिद्धांतों की बलि नहीं दे सकते। अकेला रहेगा चलेगा, सिद्धांत आपके पास होना चाहिए, नहीं तो सिद्धांत को छोड़ देंगे, व्यक्ति को पकड़ोगे, क्या गारंटी वो व्यक्ति आपका साथ देगा? क्या गारंटी है? अगर सिद्धांतों को आपने छोड़ दिया और व्यक्ति को संभालने के लिए पकड़ लिया, क्या गारंटी कि वो जिंदगी भर आपके साथ चलेगा? और समय पर वो भी भाग गया तो सिद्धांत तो पहले छोड़ दिया आपने। लोगों को संभालने के लिए सिद्धांतों को नहीं छोड़ा जा सकता, छोड़ेंगे भी नहीं। अकेला भी आरसी यूनिट 1 करोड़ रुपया देता था, चला गया। फिर 2017 में तोड़फोड़ हुई उत्तर प्रदेश में। 2017 में JS कश्यप, डॉक्टर अकमल, PM सिंह, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये 2021 में अभी ये संगठन में तोड़फोड़ शुरू हुई। साथियों, संगठन में तोड़फोड़ क्यों होती है, उसके कारण आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तोड़फोड़ करना ये हमारे समाज का कैरेक्टर नहीं है, ना ही हमारे समाज के लोगों के DNA में है, ना ही उनके खून में है। तोड़फोड़ करना ये हमारे समाज का कैरेक्टर नहीं है। तोड़फोड़ करना ये ब्राह्मणों का कैरेक्टर है, जिन्होंने सबसे पहले हमको वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया, फिर जाति व्यवस्था में विभाजित किया। तो तोड़फोड़ी का कैरेक्टर ही है ब्राह्मणों का, हम हमारे समाज के लोगों का कैरेक्टर नहीं। लेकिन होता क्या है कि हमारे समाज का आदमी कितना भी ज्ञानी हो, वो ज्ञान तभी माना जा सकता है जब दुश्मन के षड्यंत्र को वो जानता है। अगर दुश्मन के षड्यंत्र को जानता ना हो और दुश्मन के स्ट्रेटेजी पर अगर वो चल रहा हो कि दुश्मन की स्ट्रेटेजी तोड़ने की है, अगर उस पर अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज का अमल कर रहा है, तो इसका अर्थ है वो अपने महापुरुषों का काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपने जो तोड़फोड़ करना जो ब्राह्मणों का कैरेक्टर है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मणों का काम कर रहा है। साथियों, ये वामसेप में ही तोड़फोड़ नहीं, बल्कि महापुरुषों का जो आंदोलन है वो तहस नहस करने का काम ब्राह्मणों ने किया। ऐसा कब होता है? जब हमारा समाज पावर स्ट्रक्चर में आने की जब कोशिश करता है, तब ब्राह्मण आंदोलन को और संगठन को तहस नहस करने की कोशिश करता है। आप नेता बनो, संगठन चलाओ, ब्राह्मणों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्राह्मणों के विरोध में बोलो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने साल से बोल रहा है वामसेप? 45 साल से बोल रहा है। कोई आया ब्राह्मण मैदान में अभी तक? ब्राह्मण की औकात नहीं मैदान में आने की। ब्राह्मणों की क्या समस्या है जानते हैं? आप ब्राह्मणों के विरोध में बोलो, कुछ नहीं बोलेगा। संगठन चलाओ, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप पावर स्ट्रक्चर में आने की कोशिश करते हैं, तब ब्राह्मण फिर सत्यानाश करना शुरू कर देता है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि सत्ता परिवर्तन होगा तो कानून बनाने का अधिकार आपके पास होगा, और आप 24 घंटों में कानून बना लिया तो
और 72 घंटे में अमल कर दिया तो साथियों, जब जब पावर स्ट्रक्चर में मूल निवासी बहुजन समाज आने की कोशिश की है, तब तक दुश्मन ने हमारे संगठन को और आंदोलन को तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। आज बामसेफ मास बेस संगठन बढ़ने की ओर जा रहा है। आज बामसेफ जो है देशव्यापी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये संगठन पहुंच चुका है। आज दुश्मन डरा हुआ है, दुश्मन डरा हुआ है और दुश्मन के इशारों पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता कंफ्यूज है। तो इसमें फायदा आपका या हमारा है या दुश्मन का है? फायदा तो दुश्मन का हो रहा है। दुनिया के किसी भी संगठन में बाह्य खतरा कम, आंतरिक खतरा ज्यादा होता है। दुनिया के किसी भी संगठन में संगठन कभी भी बाहर से नहीं टूटता, संगठन अंदर से टूटता है। बड़ी बड़ी चोरियां जब देश में होती है, चोरी तभी होती है जब उस क्षेत्र का आदमी जब तक इन्वॉल्व ना हो तब तक चोरी नहीं होती। जैसे बैंक में करोड़ों की चोरी हो जाती है, बैंक का आदमी इन्वॉल्व होता है। तो संगठन में जो है तोड़फोड़ जो है वो अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। बाहर के व्यक्ति को मालूम नहीं होता कमियां क्या है, खामियां क्या है। परिवार की कमियां खामियां परिवार के लोगों को मालूम होती है, बाहर के लोगों को नहीं। तो साथियों, बामसेफ जो है ये कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है और बामसेफ का जो ऑब्जेक्टिव है समाज को कमांडिंग में लाना, समाज को शासक बनाना, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना। तो शासक कैसे बनाओगे? बामसेफ आप समाज को शासक बनाने के लिए तैयार कर रहे हो, तो शासक कैसे बनाओगे? शासक बनाने के लिए, सत्ता में परिवर्तन करने के लिए आपका खुद का तो राजनीतिक दल होना चाहिए कि आप राजा बनने के विचार समाज में बताओगे। और वोट किसको दोगे? बसपा को दोगे, सपा को दोगे, बीजेडी को दोगे। बामसेफ का उद्देश्य है शासक बनाना। अब बहुजन समाज में हजारों दल है हमारे जो हर राज्य में है। शासक आप बनाना चाहते हो, सपा बनाना नहीं चाहते, बसपा बनाना नहीं चाहते, या बीजेडी जो है वो बनाना नहीं चाहती है, शरद पवार बनाना नहीं चाहता। ये मेरा उदाहरण थोड़ा समझने के लिए बहुत कठिन हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? बामसेफ का उद्देश्य है शासक बनाना। अब शासक बनाना बामसेफ का उद्देश्य है, तो परिवर्तन कैसे होगा? व्यक्ति परिवर्तन, समाज परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। अब शासक बनाना है तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। तो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट का मामला है, राजनीति का मामला है। तो लोगों को आप ऑप्शन तो दोगे ना। राजनीतिक शासक बनाना बामसेफ का ऑब्जेक्टिव है ना, तो लोगों को ऑप्शन तो दोगे। इसलिए बामसेफ ने बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए ऑप्शन बामसेफ ने दिया बहुजन मुक्ति पार्टी। ये समझाने के लिए उदाहरण दिया कि बामसेफ का ऑब्जेक्टिव शासक बनाना है, तो शासक बनाने के लिए सत्ता में परिवर्तन करना होगा और सत्ता परिवर्तन के लिए दल निर्माण करना होगा। क्योंकि जितने भी बहुजन समाज के दल है वो बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए सक्षम नहीं है, बल्कि वो इसी सिस्टम के पार्ट एंड पार्सल बन गए। तो ये करना होगा, इसलिए बीएमपी बनाई। अब बामसेफ का ऑब्जेक्टिव है शासक बनाना, लेकिन बामसेफ कर्मचारियों का संगठन, बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है। ये कर्मचारियों का संगठन होने की वजह से इनको सिविल कंडक्ट रूल लागू है। ठीक है, मेश्राम साहब को सिविल कंडक्ट रूल लागू है क्या? मुझे सिविल कंडक्ट रूल लागू है क्या? मैं बामसेफ का प्रचारक हूं, लेकिन मैं कर्मचारी नहीं हूं। मुझे सिविल कंडक्ट रूल लागू है। जब मैं नौकरी पर ही नहीं हूं तो मेरी कौन सी नौकरी खतरे में है? सिविल कंडक्ट रूल लागू इनको है। सिविल कंडक्ट रूल वामन मेश्राम साहब को लागू नहीं है। अब बामसेफ का ऑब्जेक्टिव है शासक बनाना, तो पहल आरएसएस आकर करेगी। बामसेफ को ही पहल करनी पड़ेगी ना, समाज को शासक बनाना है। तो इसीलिए मेश्राम साहब ने 9 अक्टूबर के रैली में रमाबाई आंबेडकर मैदान में कहा कि मैं 19 साल की उम्र से इस आंदोलन को चला रहा हूं। आज मेरी उम्र जो है, इस संगठन में मैं काम कर रहा हूं, बामसेफ से मैं जुड़ा हूं 19 साल की उम्र से। और मेश्राम साहब ने कहा कि आज मेरी उम्र 65 साल की है, तो मैं 45-46 साल से इस आंदोलन को चला रहा हूं। मेरी जो भूमिका थी
कि देशव्यापी संगठन बनाना, वो मैं अब बना चुका हूं। अब मामला देशव्यापी संगठन का नहीं, तो अब एक्शन मोड पर काम करने का मामला है। इसलिए संगठन बनाने का काम संगठन बनाने वाले करते रहेंगे। अभी मैं एक्शन मोड पर काम करूंगा, रिजल्ट एरिया में काम करूंगा। 9 अक्टूबर को ये बातें कही कि बामसेब का काम नहीं करेगा, बल्कि बामसेब एक्शन मोड पर काम करेगा। अब बामसेब फैलाने की जरूरत है कि 6 लाख गांव का मार्च जोड़ने की जरूरत है? बहुत सारी चीजें हमारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। बामसेब 45 साल में बामसेब ने अपना जाल बना लिया। बामसेब ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, कर्मचारी आते रहेगा तो बामसेब बढ़ती रहेगी। अभी जरूरत है मास को जोड़ने की। अब जरूरत है क्योंकि जन हमारे हैं, जनमत का हमारा है। जनमत तो ब्राह्मणों के है। ईवीएम में जनता घुसती नहीं, जनमत घुसता है। तो ये बात जो मेश्राम साहब ने कही कि अब मैं रिजल्ट एरिया में काम करूंगा, संगठन चलाने वाले लोग संगठन चलाते रहेंगे, जो भी संगठन में क्रिटिकल समस्या आती रहेगी उसका समाधान करने वाले लोग समाधान करते रहेंगे। अब मैं मेरी आगे की जो जिंदगी है वो मैं रिजल्ट एरिया में काम करूंगा। और इसलिए मेश्राम साहब ने कहा था, मेश्राम साहब ने क्या कहा था? समाज को मोटिवेट करते हुए कहा था कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी 20 साल तक मैं ही हूं। एक तो कोरोना की वजह से 3 साल लोग परेशान रहे, फिजिकली हम मीटिंग नहीं ले पा रहे थे, ना देश भर में कोई कार्यक्रम कर पा रहे थे। ये कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, निराश थे। इसीलिए मेश्राम साहब ने कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाले 20 साल तक मैं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। ये सेंटेंस जैसे ही मेश्राम साहब ने कही तो कुछ लोगों को ऐसे लगा कि 20 साल तक अब मेश्राम साहब है, मतलब हमारा नंबर आने वाला। उसका बहुत कुछ लोग गलत अर्थ निकल गए। फिर सोचते मैंने 20 साल 30 साल से काम किया, अगर मेरा नंबर ही नहीं आएगा तो मेरी जिंदगी तो व्यर्थ चली जाएगी। इतनी घटिया सोच के लोग दुनिया में जितने भी आंदोलन चले ना, आंदोलन कमिटमेंट वाले लोग चलाते हैं। आंदोलन के लिए संख्या की जरूरत होती है, चलाने के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। जिसमें जितना ज्यादा कमिटमेंट होता है, जितना ज्यादा कमिटेड होता है, उसकी लीडरशिप समाज एक्सेप्ट करता है। क्योंकि जो ज्यादा कमिटेड होता है वो त्यागी होता है, समर्पणी होता है, निष्ठावान होता है। तो साथियों, ये बात मेश्राम साहब ने कही और इसीलिए मेश्राम साहब ने कहा कि बामसेब का जो उद्देश्य है समाज को शासक बनाना, व्यवस्था परिवर्तन करना, अब बामसेब राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। हमने 3 योजनाएं बनाई, जिसमें पहली योजना है भारत बंद योजना, दुश्मन को सड़कों पर निपटने के लिए। अभी तक 2 बार हम लोगों ने भारत बंद किया। एक 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर और एक 29 जनवरी 2020 को सीएए एनआरसी को लेकर, और अभी 25 मई को हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं। ये भारत बंद योजना दुश्मन को सड़कों पर निपटने की योजना है। दूसरी योजना राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीति करना अलग चीज है, हस्तक्षेप करना अलग चीज है। राजनीति करना अलग चीज है, हस्तक्षेप अलग चीज है। मेश्राम साहब चुनाव में खड़े थे क्या? नहीं। बामसेब का उद्देश्य है ना वो राजनीतिक हस्तक्षेप के 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक है समाज को शासक बनाना, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप, और दूसरा बिंदु है राजनीति पर अंकुश लगाना। राजनीति पर अंकुश क्यों? हमारे लोग हमारे वोट से चुनकर जाते हैं और हमारे विरोध में कानून बनाते हैं। हमारे लोग हमारे ही विरोध में कानून बनाते हैं। दिखने में लोग हमारे समाज के दिखते हैं, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम है। हमारे ही विरोध में कानून बनाते हैं। इसीलिए राजनीति पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि पूना पैक्ट की वजह से दलाल और भड़वे पैदा हुए। अंकुश लगना चाहिए। तो अंकुश कौन लगाता है?
तो अंकुश महावत लगाना है। इसलिए राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए, महावत खड़ा करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप। एक है समाज को शासक बनाने के लिए, उद्देश्य है ना व्यवस्था परिवर्तन। मतलब क्या? व्यवस्था परिवर्तन करोगे और फिर से ब्राह्मणों को राज दोगे क्या? हाँ, इसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। व्यवस्था मतलब हमारा राज होगा ना। तो राजनीतिक हस्तक्षेप एक है शासक बनाने का मामला, और दूसरा महावत खड़ा करने का मामला, ताकि नेता के ऊपर भी नियंत्रण चाहिए, जैसे आरएसएस का नियंत्रण बीजेपी के ऊपर है। तो हमारे समाज का नहीं होना चाहिए। तो वाम से ये महावत है। आज बात समझ में नहीं आएगी, कुछ महीने समझ में आएगी, कुछ साल समझ में आएगी। वाम से जो संगठन है, ये महावत हम लोग खड़ा कर रहे हैं। ये मामला है, ये राजनीतिक हस्तक्षेप का जो मामला है, इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि साथियों, वर्तमान में हमारे भविष्य के निर्णय राजनीति ले रही है। हमारी हजारों समस्या की जड़ राजनीति में है। महिलाओं का भविष्य, छात्रों का भविष्य, किसानों का भविष्य राजनीति पर है। यह परिस्थिति है वर्तमान में। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार रणनीति बनाई थी। वो रणनीति क्या थी साथियों? 1925 में आरएसएस निर्माण हुई, और 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे, और आरएसएस स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाना चाहती है संविधान को खत्म करके। इसीलिए आरएसएस के लिए 2024 का चुनाव उनको जीतना बहुत जरूरी है। आरएसएस ने प्लान बनाया कि 2024 का चुनाव हम लोग, आरएसएस ने प्लान बनाया, उनको जीतना बहुत जरूरी है। अगर संविधान खत्म करना चाहती है आरएसएस, उन्होंने नया संविधान रेडी करके रखा है, लिख नहीं रहे हैं, तैयार है। अगर 2/3 मेजोरिटी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मिल जाए, और राष्ट्रपति तो उन्हीं का ही है। तो मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान को बदलने की ताकत संविधान में ही है। संविधान में आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान को बदल कुछ भी हो सकता है। 2/3 मेजोरिटी से कुछ भी हो सकता है। साथियों, 2024 में बीजेपी और आरएसएस पूरी शक्ति लगाने वाली है जीतने के लिए। रोकेगा कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? बंगाल के लोग, आप लोग रोकोगे 2024 में बीजेपी को? रोकोगे क्या? आपको चुप रहना है, आपका समय खत्म हो गया, लास्ट में शुरू होगा। अच्छा, बंगाल में कितने सांसद है? 42। 543 में से 272 चाहिए। बंगाल रोक पाएगा? इसलिए सवाल भी तो थोड़ा मीनिंग समझा तो कीजिए। 42 आपके सांसद है, 272 चाहिए, तो रोक पाएगा बंगाल? नहीं। तो फिर झारखंड से बात करनी होगी या फिर छत्तीसगढ़ से बात करनी होगी या नहीं? आप ही लोग बताओ। 272 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, और बंगाल में तो सिर्फ 42 है। तो झारखंड से बात करनी होगी, ओडिशा से बात करनी होगी, छत्तीसगढ़ से बात करनी होगी। हराना है ना बीजेपी को 2024 में। अब ये क्षेत्रीय सवाल समझ में आया। अब मेरा सवाल दूसरा है, क्या 2024 में हम वामसेप के लोग, जितना आप लोग वामसेप को देखे हो, जाने हो, क्या खुद के बलबूते पर बीजेपी को, आरएसएस को हम लोग रोकने के लिए सक्षम है 2024 में? चलो, वामसेप के जो कार्यकर्ता है, आप ही लोग बताओ। हमारा इतना अभी है, फैला है हम लोग। चलो, बंगाल में इतने गांव देहात तक फैले हुए हैं। बंगाल में हम लोग टीएमसी को या कम्युनिस्ट को अभी परास्त करने लायक हम लोग नहीं बने, तो सेंट्रल की गवर्नमेंट अब बदल ले। वामसेप देशव्यापी संगठन है, वामसेप व्यापक संगठन है। आरएसएस अगर किसी से डरता है, वामसेप से डरता है, ये 200% है। लेकिन जो परिवर्तन हम लोग लाना चाहते हैं, और 2024 में जो बदलाव हम लोग लाना चाहते हैं, उसके लिए हम खुद के बलबूते पर सक्षम नहीं है।
इस बात को मानना पड़ेगा। आवेश में आकर, एक्साइटमेंट होकर कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। राजनीति सिंगल वे नहीं चलती, राजनीति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चलती, राजनीति बगैर रणनीति नहीं चलती। और जिस रणनीति में दावपेच ना हो वो रणनीति राजनीति सफल नहीं कर सकती। एक है राजनीति, दूसरा है रणनीति, तीसरा है दावपेच। 2-2 मिनट में निर्णय बदल जाते हैं। 5-5 मिनट में किसका क्या समय पर मैसेज आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप जिससे बात करने के लिए जाओगे आपको बढ़िया मिठाई खिलाएगा, बढ़िया लस्सी पिलाएगा, सब कुछ बात करेगा, बस आप ही के साथ। बस आप चर्चा करके वापस आ गए, पीए से मैसेज भेज देगा, नहीं हमारा नहीं हो सकता। राजनीति क्या है? 500 रुपया देकर लोगों को लेकर जाते हैं रैली में, 500 रुपया देकर, फिर बाजू में दूसरी पार्टी की रैली होती है। राजनीति बस झंडा बदल जाता है, लोग ही वही रहते, फिर वो 500 दे देते। फिर मान लीजिए पहली रैली कांग्रेस की थी तो लोगों ने कांग्रेस का झंडा उठाया, 500 मिल गए, फिर झंडा उनको वापस दे देते, रैली खत्म हो गई ना। बाजू में बीजेपी की रैली है, फिर बीजेपी का झंडा पकड़ के 500 मिल जाते, हो गए 1000। राजनीति बगैर रणनीति नहीं होती। अगर इंसान 500-1000 रुपए के लिए इस स्तर पर अगर हमारे समाज को लाया है तो ये शासक बनाने का जो मामला है, और हम लोग खुद अभी उतने सक्षम नहीं है, तो मेरी मुर्गी पर एक ही टांग ऐसा चलकर चलने वाला है क्या राजनीति में? राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, 2022 में चुनाव घोषित हुआ, और 2022 में 21 में कोरोना के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली फिजिकली मीटिंग मेश्राम साहब ने लखनऊ में ली। उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को बुलाया और मेश्राम साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को हम लोगों को हराना होगा, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। अगर बीजेपी को हम लोग यूपी में अगर 2022 में हराते हैं तो 2024 में हम लोग रोकने का प्लान बना सकते हैं। लोग तैयार हुए। वो मीटिंग में लोगों को फिर मेश्राम साहब ने सवाल पूछा, बोले उद्देश्य निर्धारित करना होगा। उद्देश्य कौन सा? बीजेपी को हराने का। ये उद्देश्य निर्धारित करना होगा, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्लान बनाना होगा। अब मान लीजिए किसी ने आईएएस बनने का निर्धारित किया तो चपरासी की स्टडी करेगा, आईएएस की करनी पड़ेगी ना। उद्देश्य क्या है? 2022 में बीजेपी को हराना, तो 2024 में बीजेपी को रोक पाएंगे। उद्देश्य निर्धारित किया बीजेपी को हराना। समस्या क्या है कि हम लोग खुद के बलबूते पर सक्षम नहीं है। उद्देश्य है बीजेपी को हराना, समस्या हमारी, हम खुद के बलबूते पर सक्षम नहीं है। सवाल पूछा मेश्राम साहब ने लोगों को कि 2022 में अगर बीजेपी को हराना उद्देश्य निर्धारित किया तो क्या हम लोग बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है खुद के बलबूते पर? उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा नहीं। तो मेश्राम साहब ने कहा क्या करना होगा? तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा गठबंधन करना होगा। तो मेश्राम साहब ने कहा कि गठबंधन से भी बीजेपी हरने वाली नहीं है। तो मेश्राम साहब ने कहा हमें महागठबंधन बनाना होगा। महागठबंधन बनाना होगा। और महागठबंधन कब होगा? जब गठबंधन से ही महागठबंधन होगा। तो महागठबंधन कब होगा? तो गठबंधन फिर मजबूत दल से होगा तो ही महागठबंधन कहलाया जाएगा। तो लोगों ने पूछा, बोले सपा के साथ गठबंधन होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो कहा बसपा के साथ गठबंधन होना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन होना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा राजभर है, निषाद पार्टी है, उन लोगों से गठबंधन होना चाहिए। तो मेश्राम साहब ने कहा कि महागठबंधन तभी कहलाया जाएगा, एक तो दल राज्य स्तर का मजबूत होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय स्तर का मजबूत होना चाहिए। मेश्राम साहब ने कहा बीजेपी को हराना उद्देश्य है तो आपके गठबंधन में बीजेपी शामिल होने वाली, हराना बीजेपी को उद्देश्य है ना। उद्देश्य बीजेपी को हराना है तो मतलब बीजेपी से तो हम लोग बातचीत करने वाले तो है नहीं। तो साथियों, गठबंधन से महागठबंधन बनाने के लिए उस मीटिंग में तय हुआ पहले नंबर पर सपा के साथ
दूसरे नंबर का कांग्रेस और तीसरी नंबर अगर सपा और कांग्रेस से अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर तीसरा जो है छोटे मोटे दल को पकड़कर फिर भागीदारी मोर्चा बनाएंगे। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ये बात का मामला है। ये पहले मीटिंग के मामले में ये बातें ये हुई। क्या था? बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन। और कौन सा गठबंधन? कि जिस व्यक्ति से गठबंधन होगा वही महागठबंधन कहलाएगा। मेश्राम साहब ने यूपी चुनाव के पहले 2 बातें बताई थी। पहली बात बताई, बहन जी का आखिरी चुनाव है, बहन जी का आखिरी चुनाव है, हो गया सच साबित। और दूसरी बात बताई थी, महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को हराना संभव नहीं है। महागठबंधन बना नहीं, बीजेपी हरी नहीं। 2 बातें सच साबित हुई। वामन मेश्राम साहब जो है वो ज्योतिष नहीं है और ना ही भगवान है। उनके पास जानकारी है, ज्ञान है, अनुभव है, पूर्वानुमान है। उस आधार पर देश भर में 45 साल का अनुभव है, यूपी में 35 साल का अनुभव है। उस आधार पर उन्होंने ये बात कही और दोनों की दोनों बातें सच साबित हुई। जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हो, अगर मैं सवाल पूछूं, बंगाल का कोई आदमी महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा था क्या यूपी में? महाराष्ट्र से कोई आदमी कर रहा था, शरद पवार वगैरह? या बिहार से तेजस्वी यादव गया था? कोई प्रयास नहीं कर रहा। ना बहन जी प्रयास कर रही थी, ना अखिलेश जी प्रयास कर रहे थे। महागठबंधन से ही बीजेपी हारने वाली थी। ना बहन जी प्रयास कर रहे थे, अखिलेश जी कर रहे थे, ना बिहार के तेजस्वी, ना महाराष्ट्र के शरद पवार, कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था। एक ही बहुजन का नेता प्रयास कर रहा था कि एक बार महागठबंधन हो जाए। और जिसने ये प्रयास किया, लोगों ने उनके ऊपर बगैर जाने, सिर्फ सुनकर उंगली उठाना शुरू किया। जानकारी किसके पास होती है? जिसको अंडर करंट्स मालूम होते हैं, जिसको ग्राउंड लेवल की जानकारी होती है, जिसके पास अपडेट जानकारी होती है, जो इन्वॉल्व होता है उस घटना में, उसको मालूम होती है ना। करीबन हम लोग 6 लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे। राम लगन सर भी जानते हैं इस बात को। 6 लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे। हर चीज ग्राउंड लेवल की हम लोग जानते हैं। किससे मिल रहे, किससे मिलना है, क्या जानकारी आ रही, क्या मैसेज आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हर चीज जानते हैं। तो साथियों, जब ये तय हुआ महागठबंधन बनाने का, तो सपा के साथ महागठबंधन बनाने का तय हुआ और सपा के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी लगाई गई सज्जाद नोमानी साहब की। सज्जाद नोमानी साहब की जिम्मेदारी लगाई। 4 महीना बर्बाद किए सज्जाद नोमानी साहब ने। 4 महीने गठबंधन नहीं हुआ, 4 महीना बर्बाद किए। 9 अक्टूबर की जब रैली हुई, हमारी ऐसी इच्छा थी कि 9 अक्टूबर की रैली में ही अखिलेश यादव को बुलाने का ये प्लान था। 4 महीना पहले मीटिंग हुई, पहली फिजिकली मीटिंग, उसमें तय हुआ सपा कांग्रेस नहीं तो फिर भागीदारी मोर्चा बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को हराना उद्देश्य है। 4 महीना बर्बाद किए। फिर 9 अक्टूबर के पत्रक निकल गए, तैयारी शुरू हो गई, लेकिन नोमानी साहब का कुछ प्रयास दिख नहीं रहा था। जब 9 अक्टूबर की रैली हुई, तो 9 अक्टूबर की रैली खत्म होने के बाद 10 अक्टूबर को मेश्राम साहब ने नोमानी साहब से पूछा, आपने 4 महीना हमारी बर्बाद की, डायरेक्ट पूछा। उनको अच्छा लगे बुरा लगे, नेतृत्व मेश्राम साहब कर रहे, सज्जाद नोमानी साहब नहीं। समझे क्या? बहुजन समाज का आंदोलन वामन मेश्राम साहब चला रहे, सज्जाद नोमानी साहब नहीं। बहुत खास बात बता रहा हूं। नेतृत्व के दृष्टिकोण से सोचेगा ना, मिलकर काम करने वाला मिलकर काम करने के दृष्टिकोण से सोचेगा ना। 2 में तफावत हो गए ना। एक है सब कुछ छोड़कर जिंदगी लगाया हुआ है, उसका क्या इंटरनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, तो उस दृष्टि से सोचेगा। तो डायरेक्ट है, आपने 4 महीना मेरे बर्बाद किया, अखिलेश जी से बात नहीं की। मुझे लग रहा था कि आप बातचीत करवाएंगे तो अखिलेश ही 9 अक्टूबर को आएगा, तो एक माहौल बनेगा। तो नोमानी साहब को 10 अक्टूबर को टेलीफोन करके मेश्राम साहब ने कहा कि आपसे हुआ नहीं, अब मैं कांग्रेस से बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। सज्जाद नोमानी साहब ने कहा, नहीं अभी जल्दबाजी मत करो, मुझे थोड़ा बहुत समय दो। तो बोले कितना समय? दोनों ने कहा 8 दिन का। तो मेश्राम साहब ने कहा ठीक है 15 दिन का समय दो, लेकिन उसके बाद में मैं रुकने वाला। वो सज्जाद नोमानी साहब थे, इसलिए इतना तो भी सम्मान किया, सहन किया। तो आप लोग जानते हो ना मेश्राम साहब को, जानते हो?
लोग बोलते सम्मान नहीं करता। सम्मान की भी हद होती है ना। 4 महीने बर्बाद हो गए तो भी सम्मान, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और फिर से 15 दिन का समय दिया। फिर दिल्ली के जो मौलाना है उनके माध्यम से अखिलेश जी की मुलाकात, अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। फिर दिल्ली के मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, वामन मेश्राम साहब, निशा मेश्राम मैडम, मेहरबान अली जो अभी वर्तमान में बीएमपी में राष्ट्रीय महासचिव है, ड्रावर विजय खाड़े, फिर ये लोग मिलने के लिए अखिलेश जी को गए। पहली अपॉइंटमेंट अखिलेश जी की वामन मेश्राम साहब के साथ गए। जब मिलने के लिए गए 1.5-2 घंटा चर्चा हुई। मेश्राम साहब ने जो अखिलेश जी के थिंक टैंकर लोगों ने जो प्लान बनाया था अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का और बीजेपी को हराने का, तो मेश्राम साहब ने अखिलेश जी का प्लान कैसे फेल है 1.5-2 घंटा उनके ही मुंह पर फेंक कर मारा। ये फेल प्लान है आपका, इससे बीजेपी हारने वाली नहीं है। वो थिंक टैंकर जो है वो देखने लगे, 1.5 घंटा समझाया एक एक बात, ये आपकी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और लास्ट में कहा ये जो आपने प्लान बनाया ये आपका प्लान नहीं है, ये आरएसएस ने बनाई हुई स्ट्रेटेजी है जिस पर आप चल रहे हैं। ये सुनने के बाद फिर अखिलेश जी ने कहा कि हम 1-2 में बात करते हैं। फिर अंदर के रूम में गए, 4 लोग थे अंदर, मेश्राम साहब, सज्जाद नोमानी साहब, अखिलेश जी और उनका थिंक टैंकर, 4 लोग थे। पहला ही सवाल अखिलेश जी ने पूछा मेश्राम साहब को, पिन पॉइंट बोला अखिलेश जी, पिन पॉइंट नहीं बोला, ज्यादा नहीं बोला। पहला सवाल पूछा आप चाहते क्या, मेश्राम साहब को पूछा आप चाहते क्या। तो मेश्राम साहब ने कहा मैं वही फार्मूला पुनर्जीवित करना चाहता हूं जो मानवर काशीराम साहब और आपके पिताजी के बीच में। तो अखिलेश जी ने कहा कौन सा फार्मूला। तो मेश्राम साहब ने कहा 60-40 का फार्मूला। जिनकी उम्र 45 साल की नहीं, वो छटाक पर बच्चे अभी लिखते हैं 1 सीट जीतने की औकात नहीं, 40% की बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों को, बाम से डिमांडिंग के लिए बनाया गया है या कमांडिंग के लिए बनाया गया है? चलो इतना ही जवाब दीजिए। बाम से बनाया काय के लिए गया? कमांडिंग के लिए बनाएगा ना, तो डिमांडिंग की बात करेगा 2-4 सीटों की। यही तो हमारे लोगों को मालूम नहीं। हम लोग तो काम करते ही रहते हैं संगठन में, भाषण सुनकर प्रभावित होते और जब समय मिला तब काम करते हैं संगठन का। बाम से कमांडिंग के लिए बनाई गई है। अगर डिमांडिंग के लिए बनाई गई होती तो 2017 में ही सपा से 2-4 सीटें लेकर चुनाव लड़ते। 2019 में तो कांग्रेस 40 सीटों देने के लिए तैयार थी, वो भी बताऊंगा कहानी। कमांडिंग के लिए बनाएगी ना, 2-4 सीटें लेना मतलब गठबंधन नहीं है। हमारे लोगों को गठबंधन भी समझ में नहीं आता। गठबंधन शर्तों के आधार पर होता है, गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, ये होता है गठबंधन। समझौता क्या होता है? सरेंडर होना। जैसे बहन जी सरेंडर हो गए, विचारधारा में मिलावट हो गई, तो हमने क्या ब्राह्मणों के विरोध में बोलना बंद कर दिया क्या? कांग्रेस बीजेपी के विरोध में बोलना बंद कर दिया क्या? मनुवाद के विरोध में हम लोग आंदोलन नहीं चला रहे? विचारधारा में मिलावट ना थी, ना होगी, ना भविष्य में कभी भी होगी। कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं, मेश्राम साहब ने जैसे ही 60-40 की बात कही अखिलेश जी को, लोग क्या बोलते हैं 1 सीट जीतने की औकात नहीं थी, 40% की बात कर रहे थे। बाम सिर्फ कमांडिंग के लिए बनाई गई है। और जब 60-40 की बात कही तो मेश्राम साहब ने अखिलेश जी को कहा कि आपका और हमारा इस फार्मूले पर गठबंधन होगा तो दूसरे दिन आप मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपका झंडा लेकर पूरे उत्तर प्रदेश निकलता, आप मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। तब जाकर अखिलेश जी ने पूछा कि ईवीएम का क्या होगा? तो मेश्राम साहब ने कहा ईवीएम की लड़ाई पूरे देश भर में हम ही लोग लड़ रहे, आप लोग तो बोलते नहीं हो। तो मेश्राम साहब ने कहा आपको ईवीएम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईवीएम का मामला हमारा मामला है, आपका मामला नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईवीएम का भी बंदोबस्त है। अगर आपका और हमारा गठबंधन होता है तो क्या होगा? ये महागठबंधन कहलाएगा। 1 वे इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका और हमारा गठबंधन होने के बाद भी अगर बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है तो सिर्फ ये काम करना होगा,
मेहसान साहब ने कहा एक काम करके हमें रखना होगा। तो अखिलेश जी ने कहा कौन सा? तो मेहसान साहब ने कहा बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी होगी। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में हमें स्ट्रेटेजी बनाकर रखनी पड़ेगी। और वो स्ट्रेटेजी कौन सी होगी? तो वो स्ट्रेटेजी होगी कि हम दोनों को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी होगी और ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक स्टेटमेंट जारी करना होगा। और वो स्टेटमेंट कौन सा होगा? ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करना होगा। वो स्टेटमेंट ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर ईवीएम में घोटाला करते हो तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता जन विद्रोह करेगी। जब ऐसे आप और मैं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जब ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे तो बीजेपी को ईवीएम में घोटाला करना संभव नहीं होगा। ये बात अखिलेश जी को समझ में आई। अखिलेश जी तैयार भी थे गठबंधन के लिए। यही तो बात हमारे लोगों को मालूम नहीं है। अखिलेश जी तैयार भी थे और उन्होंने कहा मेहसान साहब को कि और हम एक बार 1 to 1 मिलते हैं और फिर फाइनल करते हैं। क्या वजह थी गठबंधन नहीं हुआ? ऐसी क्या घटना हुई कि सपा के साथ जो गठबंधन होने वाला था नहीं हुआ? वो वजह थी सज्जाद नोमानी साहब। सज्जाद नोमानी साहब ने दूसरे दिन अखिलेश जी को चिट्ठी लिखकर भेजी और क्या कहा कि वामन मेहसान जी ने जो बात कही, जो प्रस्ताव रखा, उससे मैं सहमत नहीं हूं। पुरावा देता हूं, यूट्यूब पर मिल्लत टाइम्स नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर सज्जाद नोमानी साहब का इंटरव्यू पढ़ा है, थोड़ा एक बार फिर से सुन लो। उन्होंने कहा वामन मेहसान जी ने जो प्रस्ताव रखा उससे मैं सहमत नहीं। अब आया खेल समझ में, सपा के साथ गठबंधन क्यों नहीं हुआ? फिर हमें खेल समझ में आया 4 महीने क्यों लगाए। पत्र लिखा, वो पत्र भी हमारे पास है, जिसको चाहिए ले लो। 12 तारीख का एक पत्र है, 22 का एक, 2 पत्र है। मैं हर जगह जाकर बोल रहा हूं, SC ST OBC को जाकर बोल रहा हूं। वामसेप में आने के पहले SC ST OBC के कितने लोग सज्जाद नोमानी साहब का नाम जानते थे पता? वामसेप में आने के पहले कितने जानते थे आप लोग? मुस्लिम भाई ठीक से नहीं जानते थे तो हमारे SC ST OBC के जानते थे क्या? ये वामसेप ने उनका चेहरा जनते तक पहुंचाया। मुसलमानों का इतना बड़ा चेहरा बनाया सज्जाद नोमानी साहब को, इतना बड़ा चेहरा बनाया कि ये देश में मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। अब जब इतना बड़ा चेहरा वामसेप ने बनाया है और वो चेहरा लेटर लिखकर भेज रहा है तो अखिलेश जी आपसे गठबंधन कर लेगा? फिर गठबंधन नहीं हुआ। अखिलेश जी क्यों करेगा गठबंधन? अगर मेहसान साहब बहुजनों के नेता है तो वामसेप ने ही सज्जाद नोमानी साहब को देश भर घुमाया, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगाया, तो क्यों करेगा गठबंधन अखिलेश? तो अखिलेश जी ने वो चिट्ठी जाने के बाद बातचीत ही करना बंद कर दी। फिर पर्याय नहीं था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? बीजेपी को 2022 में उत्तर प्रदेश में हराना। सपा कट गई, बसपा तैयार नहीं है बहन जी, किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? गठबंधन करने के लिए क्यों तैयार नहीं? गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा तो माल कहां से आएगा? हाँ, 403 पर खड़ी करेंगी सीटें तो माल आएगा। एक सीट पर 1 करोड़ भी पकड़ते हैं तो 403 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। अगर गठबंधन होगा तो बंटवारा होगा तो माल कम आएगा। तो उसने पहले स्टेटमेंट जारी किया। क्यों? क्योंकि 2017 में माल कम आया था, सपा के साथ गठबंधन करके जो चुनाव लड़ा था। बहन जी किसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। सपा सज्जाद नोमानी साहब के वजह से गठबंधन नहीं कर रही। सवाल खड़ा होता है आखिरकार सज्जाद नोमानी साहब ऐसा क्यों किए? आपको तो बता दिया ऐसा क्यों किए। एक तो उसका जवाब सज्जाद नोमानी साहब देंगे, लेकिन एक ह्यूमन होता है और ह्यूमन की साइकोलॉजी होता है कि इंसान अपने बारे में छुपाता है, दूसरों के बारे में बताता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं हूं, कोई भी हो, कोई भी हो। एक तो सज्जाद नोमानी साहब जवाब देंगे कि सपा के साथ गठबंधन क्यों होने नहीं दिया, या फिर हमारे साथ रहे, वामसेप के साथ में रहे, तो उस अनुभव के आधार पर फिर हम लोग बता सकते हैं। तो उसमें 2 चीजें हमें दिखाई दी। नंबर 1, महत्वाकांक्षा। अगर सपा के साथ अगर मेहसान साहब का गठबंधन हो जाएगा तो वामन मेहसान साहब की लीडरशिप पूरे देश में फैल जाएगी
जैसे काशीराम साहब की फैल गई। अगर मेश्राम साहब की लीडरशिप अगर पूरे देश में फैल जाएगी और मुस्लिम भाई अगर मेश्राम साहब के साथ में अगर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, सज्जाद नोमानी साहब रहमान फाउंडेशन चलाते हैं। रहमान फाउंडेशन को फॉरेन फंडिंग आता है, भारत से भी फंड आता है, और कुछ दिनों से उनके ऊपर बड़े पैमाने पर प्रेशराइज भी चल रहा था, जैसे कि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप भी लगाया था। अगर बामसेफ नहीं होती तो शायद अभी तक जेल में होते। जो बात बता रहा हूं, जो सच्चाई है। कुछ लोगों ने हम लोगों की दोस्ती देखी है, बामसेफ की दोस्ती देखी है, दुश्मनी क्या देखी है? मेश्राम साहब की दोस्ती लोगों ने देखी ना। तो सपा के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रयास जो नोमानी साहब कर रहे थे, 4 महीना जो बर्बाद किए, तो ये सारा खेल रहमान फाउंडेशन में हमें दिखाई देता। उसका कारण नोमानी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने गुप्त चिट्ठी अखिलेश जी को भेजी। तो चिट्ठी अगर गुप्त भेजी तो सोशल मीडिया में वायरल क्यों की? नोमानी साहब ने ही वायरल की। क्यों वायरल की? फिर नोमानी साहब चिट्ठी वायरल करके किसको मैसेज देना चाहते थे? किसको देना चाहते थे मैसेज?